हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है अनुसूची शेड्यूल। आपको जैसा पता होगा कि जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, भारतीय संविधान, तो उस समय उस संविधान में जो है 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। 8 अनुसूची थी, जबकि आपको पता होगा इस समय जो प्रेजेंट में लगभग 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसमें जो है प्लस 4 अनुसूचियाँ कहाँ बढ़ी, इसको हम देखेंगे और सभी अनुसूचियों को जो हम एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे। और मैं आपको ये सहमत कर देना चाहता हूँ कि आपने ऐसा कभी अनुसूची पढ़ी नहीं होगी। मैंने जो इसको जो जिस तरह टाइप किया है, आपको सारी जानकारी, आपको जो है किसी भी परीक्षा के लिए अनुसूची से बाहर इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में जो है भारतीय संविधान की, उसमें दिया है राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब राज्य के क्या नाम होंगे, जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, या मध्य प्रदेश हुआ, पंजाब हुआ, इस तरह। संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूटी, यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश। नाम है उनके राज्य क्षेत्र की, उनकी सीमाएं कहाँ तक होंगी, ये सब आदि जो है ये पहली अनुसूची में दिया गया है। तो आपको सिंपली ये याद करना है कि राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र, बस इतनी। इसकी ट्रिक मैं बता देता हूँ। इसकी ट्रिक है पराजय। आप इसको 2-3 बार लिखिएगा, आपको याद होगी। पराजय मतलब प मतलब प्रथम, और इसमें जो है राज, यानी पहले में जो है राज्य एवं संघ क्षेत्र जो है उनके क्षेत्र और उनके नाम दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में जो है आपका आ जाता है वेतन एवं भत्ते। ये देखिए, आपको अगर आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको इससे जो है केवल इतना ही पूछेगा कि दूसरी अनुसूची में क्या है। तो ये वेतन एवं भत्ते हैं। इसका ट्रिक है दुवे, दूसरी वेतन। मैं आपको इसकी डिटेल्स में बता सकता हूँ। ये वेतन एवं भत्ते पेंशन किसको दिए जाते हैं, मैं आपको बता दूँ। जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे केंद्र में प्रेसिडेंट होते हैं, उसी तरह जो है स्टेट में गवर्नर होते हैं, राज्यों में राज्यपाल होते हैं, गवर्नर। मैं आपको बता दूँ, राज्य जैसे लोकसभा के स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, वैसे ही हर राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। जैसे राज्यसभा के सभापति और उपसभापति होते हैं, उसी प्रकार जिस राज्य में विधान परिषद है उसके सभापति और उपसभापति होते हैं। तो इनको भी जो है यहाँ की जो वेतन एवं भत्ते एवं पेंशन है, ये दूसरी अनुसूची में दी गई। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लोकसभा को हो गया, सर्वोच्च न्यायालय के जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो है जो न्यायाधीश हैं, मैं मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्ते एवं पेंशन का जो डिटेल्स दिया वो दूसरी अनुसूची में दिया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो हर राज्य में उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसके न्यायाधीशों का भी वेतन एवं भत्ते एवं पेंशन। और एक इम्पॉर्टेंट जो कैग होता है, CAG, कैग, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके भी जो वेतन भत्ते पेंशन है वो दूसरी अनुसूची में वर्णित है। आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि दूसरी अनुसूची में किसी मंत्री, संघ राज्य के या किसी राज्य के मंत्री या सदन के किसी सदस्य के वेतन एवं भत्ते एवं पेंशन के बारे में नहीं दिया गया दूसरी अनुसूची में। इससे ज़्यादा किसी परीक्षा में आपसे नहीं पूछेगा। चलिए शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। तीसरी में ओथ दिया गया, शपथ। मैं आपको बता दूं, इसमें जो है राष्ट्रपति का जो शपथ नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, राज्यपाल के शपथ के बारे में नहीं दिया गया है। लेकिन इसमें जो वेतन भत्ते थे उसमें इम्पोर्टेंट का, उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता था, इसमें भी है। शपथ जो है उच्च न्यायालय के, मैं आपको बता दूं, संघ के मंत्री जितने होते हैं, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, संघ के मंत्री जो होते हैं, राज्यों के संघ के मंत्री, संसद के चुनाव के जो प्रत्याशी होते हैं, वो जो चुनकर जाते हैं उनको ओथ दिलाई जाती है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, राज्यों के मंत्री होते हैं, मतलब जितने भी नेता लोग चुने जाते हैं, मंत्री इन सब की शपथ के बारे में जो इसमें दिया। और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि कैग की जो शपथ होती है इसके बारे में भी दिया गया। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का भी शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में दिया गया है। तीसरी अनुसूची में किसकी शपथ नहीं है? राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट और गवर्नर की। और जो विधानमंडल और जो लोकसभा, राज्यसभा के, इनके सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, स्पीकर, इन सब का भी शपथ के बारे में तीसरी अनुसूची में प्रावधान नहीं है। कैग क्या होता है? कैग का मतलब आप जानते हैं? कैग ये होता है, एक बॉडी है, एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। ये जो अपनी रिपोर्ट है वो
लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको सौंपता है। और इसी तरह मतलब जो भ्रष्टाचार के केस होते हैं वो कैग, आप लोग जनरली सुनते होंगे कैग की रिपोर्ट से आए, तो कैग अपनी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति जो है कैग के माध्यम से अपनी रिपोर्ट जो है विपक्ष के नेता को दिलवाता है। चलिए आगे देखते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में दिया गया है, आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, चौरा जो भी कुछ है याद कर लीजिएगा, हमने तो इसे याद किया। ये देखिए चौथी में क्या दिया है। चौथी में दिया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में आपने शायद ये जनरली नहीं सुना होगा कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होता है। लोकसभा में सीटों का आवंटन, जैसे उत्तर प्रदेश में आप देखते हैं कि राज्यसभा में 80 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो ये सीटें निर्धारित कैसे होती हैं? हर किसी राज्य में 4 हैं, किसी राज्य में 3 हैं, तो ये कैसे निर्धारित होता है? तो इसका जो है चौथी अनुसूची जो संविधान की, इसमें दिया गया। मैं आपको बता दूं, किसी भी राज्य में राज्यसभा में लोकसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा वहाँ का प्रतिनिधित्व उस सबसे ज़्यादा रहेगा। लेकिन आपको पता होगा, आपने जनरली देखा होगा, जो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, वो अक्सर उत्तर भारत के होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो प्रतिनिधित्व है नेताओं का वो ज़्यादा होता है। इसका विरोध जो दक्षिण भारत के लोग, जो साउथ इंडियन हैं, ये हमेशा करते आते हैं। आपको पता होगा जब ये शुरू में जब ये कानून बना, जब हमारा संविधान बना, तो ये जो उत्तर भारत के लोग थे ये अपनी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे थे, लेकिन जो दक्षिण भारत वाले थे, ये मतलब पढ़े लिखे लोग थे, तो इन्होंने जनसंख्या कंट्रोल किया। यहाँ के उत्तर भारत के लोग नेता बढ़ने लगे, तो इनका जो प्रतिनिधित्व था केंद्र में दक्षिण भारत वालों का, ये कम होने लगा। तो इन्होंने इसका विरोध कर दिया कि जनसंख्या के आधार पर जो सीटों का री अलॉटमेंट नहीं होना चाहिए। तब जो दुविधा उत्पन्न हुई ये 1971 में हुई, और उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और इन्होंने जो 42वां संविधान संशोधन किया। मैं आपको बता दूं कि सीटों का आवंटन हर जनगणना के बाद, जो सीटों का आवंटन होता है वो हर जनगणना के बाद होता था। यानी जनगणना, मान लीजिए 1971 में जनगणना हुई, तो ये 1972 में जो है सीटों का आवंटन होगा। और ये कौन करेगा? ये परिसीमन आयोग करता था। तो जब 1971 में ये दुविधा उत्पन्न हुई तो इंदिरा गांधी ने, आप जानते हैं कि मिनी संविधान कहा जाता है, जो 42वां संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था 1976 का, इसमें इन्होंने संशोधन किया और 2000 तक, सन 2000 तक सीटें जो हैं लोक राज्यसभा की वो ज्यों की त्यों ही बनी रहेंगी। ऐसा क्यों किया? दक्षिण भारत के लोगों को विरोध करने पर किया गया। इसके बाद 2000 के बाद क्या होगा? उस समय 2000 के बाद जो है तत्कालीन जो पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके सामने भी ये दुविधा उत्पन्न हुई, अब कैसे क्या करें? अब तो जो संविधान में लिखा है कि जो यहाँ का प्रतिनिधित्व ज़्यादा हो, जहाँ की जनता ज़्यादा होगी वहाँ का प्रतिनिधित्व नेताओं को ज़्यादा होगा। फिर दक्षिण भारत में विरोध हुआ, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीधे 2001 में जो है लाया, उन्होंने 84वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और उन्होंने 1971 की जनगणना के बाद जो परिसीमन आयोग द्वारा सीटों का री अलॉटमेंट करना था उसे उन्होंने बढ़ाकर कर दिया 2026। यानी अब आने वाले 2026 तक सीटें ज्यों की त्यों ही बनी रहेंगी, इनका री अलॉटमेंट नहीं होगा। आशा करता हूँ चौथी अनुसूची समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं पाँचवीं अनुसूची। पाँचवीं अनुसूची में दिया है अनुसूचित क्षेत्र के प्रबंधन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। जो अनुसूचित क्षेत्र है, जो शेड्यूल एरिया है, उनके जो प्रबंधन है, क्या कैसे करना है, उनको किस तरह मैनेज करना है, ये सब जो दिया गया है। और भारत के संविधान में जो 10 अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया है, जो इसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। आपको ये 10 याद कर लेनी है क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है। बाकी पाँचवीं अनुसूची में आपको जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं उनके बारे में आपको जानकारी। अब छठी अनुसूची आती है, ये है असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, सॉरी ये जो है गलत हो गया थोड़ा, के प्रबंधन एवं नियंत्रण से संबंधित। ये आपकी ट्रिक क्या है? ATMM, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। छठी अनुसूची में क्या है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के प्रबंधन एवं नियंत्रण से संबंधित जो प्रावधान है। आपको जो मालूम होगा बोडोलैंड जो है, मतलब वहाँ के लिए एक ऑफिस बनाई गई है, मतलब तरह तरह के जो है बोडो वाले मांग करते हैं अलग जो है। फिर नागा वो जो हैं असम के, जो मेघालय के जो हैं। इसके बाद असम में कुछ क्षेत्र हैं जो काफ़ी मतलब नक्सली क्षेत्र है, तो उनके जो लोग हैं वो अलग मांग करते हैं अपना बनाने के लिए। तो तरह तरह के हैं, बाकी आपको इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। और आगे देखते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सातवीं अनुसूची में जो है दिया गया शक्तियों की 3 सूचियाँ। मैं आपको बता दूं
7वीं अनुसूची में जो शक्तियों की 3 सूचियाँ हैं ना, इन्हीं से जो है पूरे इंडिया का, जो पूरे भारत का जो कानून जो प्रभावित होता है, पूरे भारत का शासन प्रभावित। तो कैसे, देखिए जो संघ सूची यूनियन लिस्ट है, इसमें जो है 98 विषय हैं इसमें प्रेजेंट में 98 विषय। पहले कितने थे, पहले 100। ये 2 कब कम हुए, जब जीएसटी लाई गई। ठीक। राज्य में ये जो स्टेट लिस्ट है, इसमें कितने हैं प्रेजेंट में, 59 हैं। पहले कितने थे, 61 थे, 2 कम हुए जीएसटी की वजह से। फिर कंकरेंटली समवर्ती सूची आती है, समवर्ती सूची में जो है 52 थे और 52 बने हैं। ये नए वाले हैं, ये पहले थे। मैं आपको बता दूं इनका क्या मतलब। संघ सूची में जो भी कानून है उन पर केवल केंद्र ही कानून बना सकता है, भारत की संसद ही कानून बना सकती है। राज्य सूची में जो है, राज्य सूची में राज्य कानून बना सकते हैं, हालांकि केंद्र भी कुछ मामलों में बना सकता है। मैं आपको वो डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कई जो आर्टिकल्स दिए हैं उनका प्रयोग करके जो है राज्य सूची के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या है, समवर्ती सूची में जो भी विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र, यूनियन तथा स्टेट दोनों को है। लेकिन यदि स्टेट का, राज्य का कानून यूनियन के कानून को प्रभावहीन करता है तो वहाँ यूनियन का कानून ही प्रभावी रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो है इसमें भाषा दी गई। भाषा मैं बता दूं, जब भारतीय संविधान लागू हुआ तो उस समय हमारी 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। प्रेजेंट में कितनी हैं, प्रेजेंट में 22 हैं। 8 कहाँ से जोड़ी गई, चलिए मैं आपको बता देता हूँ 8 कहाँ से जोड़ी गई। ये देख लीजिए, ये हो गई आपकी भाषा। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा था, संविधान संशोधन। ये वर्ष देखिए, पहली जो थी वो सिंधी थी। पहली कौन सी थी, पहली सिंधी थी। कौन सा संविधान संशोधन था, 21वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब हुआ, 1967 में। दूसरी आ जाती है कोंकणी, मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। सॉरी, मैं इसको थोड़ा जो है कम में शॉर्ट में लिख देता हूँ, जगह नहीं है। पहले हो गई सिंधी, दूसरी हो गई कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। मैं आपको भी ट्रिक बता दूंगा, सारी जो है भाषाएं याद हो जाएंगी। ये कब हुआ, 71 में संविधान संशोधन 1992 में। 71वां संविधान संशोधन, इसी समय पंचायती राज लागू हुआ था, आगे मैं बताऊँगा उसके लिए। इसके बाद आती है तीसरा आ जाता है बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी। ये जो है, अब देखिए, अब मैं आपको ट्रिक कैसे बताता हूँ। ये जो संविधान संशोधन 21 71 कितना होता है, 92। ये तो 92 संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 द्वारा इसको जोड़ा गया। मैं आपकी ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक ये है, सिंधी कोमने, सिंधी कोमने, बोडो, सॉरी, बोडो, मैं इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। बोडो मैं, ख़त्म हो गया यार, सॉरी, समझ में आएगा। देखिए मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, शॉर्टकट, वो आप उसको नोट कर लीजिएगा। सिंधी कोमने, बोडो मैं, संत इसका मतलब हो गया सिंधी पहले जोड़ी गई, फिर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक, 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई। ये आपको हमने डेट सारी बता दी है और आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 9वीं अनुसूची। ये आपको वनडे एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछेगा। ये जो काफ़ी जो मतलब भूमि संबंधित विवाद थे इससे संबंधित ये जो अब आपको पता है कि 8 जो थी पहले थी, तो 8 के बाद +4 की गई, तो ये जो 9वां है, जो 9वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई फर्स्ट यानी पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा। ये भूमि से संबंधित थी। इसमें जो आर्टिकल 13 में, फिर 31 में, जो फिर 368 में संविधान संशोधन किए गए। इससे आपको नहीं मतलब, लेकिन इसको जो पहली बार चैलेंज किस में किया गया तो वो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ केस जो था 1991 में, इसको पहली बार चैलेंज किया। ये इसमें प्रभावहीन है। इसमें जो निर्णय आया केशवानंद भारती केस के बाद, इसमें जो संविधान कानून रखे जाएंगे उनमें जो है मतलब जो कोर्ट है उस पर पुनर्विचार कर सकती है। ये आपको याद नहीं करना, बस इतना जान लीजिए कि पहले संविधान संशोधन 1991 द्वारा जोड़ी गई। अब आती है 10वीं अनुसूची। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची। ये क्या है? दल बदल विरोधी कानून, इसको बोलते हैं इंग्लिश एंटी डिफेक्शन लॉ। ये कब जोड़ा गया? ये 92वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया? जब नेता लोग की जो लुटिया थी, एक लुटिया के समान थे, कभी इधर लुढ़कते थे कभी इधर लुढ़कते थे, तो इनको रोकने के लिए एक कानून लाया गया। इसमें क्या प्रावधान था कि यदि कोई एक नेता अपनी पार्टी को, जिस पार्टी से उसने चुनाव लड़ा, यदि छोड़कर वह दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। और ऐसा जो है करेगा कौन? ऐसा निर्णय लेगा कौन? जो लोकसभा अध्यक्ष होगा, यानी स्पीकर ऐसा निर्णय लेगा। इसके बाद यदि आप बोलेंगे कि यदि सब नेता शामिल हो जाए, तो यदि पार्टी के 1/3 नेता पहले यदि दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनका भी विलय माना जाएगा, उन पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। लेकिन ये भी होने लगा, 1/3 चले जाते थे। लेकिन फिर आता 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा, इसके द्वारा ये कर दिया गया कि यदि उस पार्टी के 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तभी उनका विलय माना जाएगा, और इससे कम होते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। और ये सदस्यता समाप्त कौन करेगा? तो वो स्पीकर करेगा। स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और ये कब ये निर्णय लिया गया था? ये निर्णय था किहोतो, मैं वाद बता देता हूँ आपको, किहोतो होलोहन वर्सेस जांचीलू 1993 में ये प्रावधान लागू किया गया कि ये जो मतलब ये निर्णय लेगा वो लोकसभा स्पीकर लेगा, और इसकी समीक्षा जो है सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 11वां आ जाता है आपका 11वीं अनुसूची जो है 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये पंचायती राज, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और जो 1992 के पहले जो था, आपको पता होगा कि नागौर से जो पंचायती राज की शुरुआत, वो एक पायलट प्रोजेक्ट था, हालांकि पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। मैं आपको बता दूं, संविधान में कोई भी एक्ट जोड़ा जाता है तो जब तक उसको रेगुलेट करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए कोई लॉ नहीं बन जाता, तब तक उसका मतलब नहीं होता कुछ। जब उस पर कानून बनता है तब उसका कोई मतलब निकलता है। जैसे कि जो शिक्षा का अधिकार वो 2000 में आ जाता है, लेकिन उसको 2010 में लागू किया जाता है, ये मतलब है। 2000 में तो इसका जो संविधान संशोधन करके उसमें जोड़ दिया गया था आर्टिकल जो है 21A में, लेकिन ये लागू कब हुआ? तो अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ। तो 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज है 1992 से पहले जो था, यहाँ 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, केंद्र और राज्य। तो इनको जो है मतलब आपको पता है कि जो मतलब योजनाओं का जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो उनका प्रयोग है एक लेवल पर, छोटे स्तर पर, उसके लिए जो है, और जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए पंचायती राज को लाया गया। अब क्या है? अब जो है आपको बता दूं, एक केंद्र में है केंद्र, राज्य, और एक स्थानीय सरकार, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट। और इसी लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज आता है और नगर पालिकाएँ आती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? नगर पालिका या नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर पंचायत, आपको यही जानना है बस। इसको जो भी है अपने वही जो है 93 में जोड़ा गया था, जो 74वें संविधान संशोधन द्वारा, जो इसको 93 में जोड़ा गया था, और 74वें संविधान संशोधन 1993 में द्वारा।
इसको जोड़ा गया था 12वीं अनुसूची के, वो हो गया। इसके बाद आपको बता दें जो संघ राज्य जो सब्जेक्ट थे उसमें से जो स्टेट लेवल का जो यूनियन लिस्ट का स्टेट लेवल का जो लिस्ट का जो सब्जेक्ट था, जिसमें मैंने आपको बताया था 59 सब्जेक्ट थे, उसमें से जो 29 विषय हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार जो है वो पंचायत को दिया गया है, तो पंचायत है। और उसी तरह जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो नगर पालिकाएँ नगर पंचायत है उनको जो है उसी लिस्ट में से 18 जो है 29 है तो 18 जो लॉ उनको जो है नगर पालिका को 18 जो विषय दिए गए हैं। आशा करता हूँ सेशन आपको समझ में आया होगा। देखिए ये बहुत डिटेल में था, इतना आपसे नहीं पूछता, आपको केवल जो है 12वीं अनुसूची में क्या क्या है ये पूछेगा। बाकी आपको कोई बढ़िया पेपर देना हो जैसे UPSI में ये सब चीज़ें पूछता है, SI लेवल का पेपर देना है तो आपको ये ज़रूर याद करना होगा। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।